हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। पहले तो हमने ऑडिट एस्पेक्ट्स की, ऑडिट स्कोप की बात करी थी। हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करी थी। ऑडिट अगर किसी लॉ के अंडर में हो रहा है या फिर कोई वॉलंटरी कैटेगरी के अंडर में हो रहा है तो उसके बाद हमने देखा था कि ऑडिट करते टाइम क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑडिट के। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को उन लोगों के जिनका कंपनी में पैसा लगा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेक होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। या फिर पब्लिक जो एक कंपनी में शेयर्स खरीदती है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है, तो ऑडिट से उनको एडवांटेजेस मिलते हैं। एम्प्लॉयज़ पे चेक हो जाता है कि वो किसी भी तरह का फ्रॉड तो कमिट नहीं कर रहे हैं। टैक्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं कि कितनी लाइबिलिटी निकल रही है। डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका झगड़ा चल रहा है कंपनी से ही किसी बोनस, ईएसआई, ईपीएफ क्लेम्स को लेके, कोई भी तरह का लॉस हो रहा है, अगर जैसे फायर लगी, वेस्टेज हो गया, लॉस हो गया, वो सब डिटेक्शन पता चलता है कितना लॉस हुआ, कितना परसेंटेज नुकसान हुआ। उस हिसाब से स्टॉक में कितनी कमी आई, सेल में कितनी कमी आई। उसके बाद जितने भी कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो पता चलते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का एडमिशन, पार्टनर की डेथ पे जो जो अकाउंट्स का सेटलमेंट होना है, उसे कितना पैसा देना है, कितना लेना है। प्लस प्रॉपर लोकेशन पे बुक्स एंड अकाउंट्स रखी हुई हैं कि नहीं, क्लाइंट उसे सही से मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी जैसे डेटा स्टोर्ड है तो किस लोकेशन पे है, क्या उसका प्रॉपर बैकअप हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट जैसे इशू कर रहे हैं, लाइसेंस इशू कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक एमएसएमई का, या जैसे आजकल स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं तो स्टार्टअप्स में भी प्रॉपर जैसे उनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल जो भी उनको सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं उस हिसाब से। प्लस गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशन तभी देगी जब वो देखेगी कि इनके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, उस तरह का टैक्स एग्जेम्पशन भी। और ये भी देखेगी कि अकाउंट्स जो है वो ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर जो भी लाइसेंसिंग वगैरह देनी होगी वो गवर्नमेंट देगी। ठीक, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फिर हम इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात कर रहे थे कि जैसे 2 पॉइंट्स पे मैंने बात करी थी आपसे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर एंड ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर। तो जैसे अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, अपनी सारी टेक्निक्स लगाता है, अपनी सारी नॉलेज उसमें लगा देता है, लेकिन तब भी उसमें बहुत बड़ी अनसर्टनिटी रहती है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वीकनेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं कि एरर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। और जब एरर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं तो ऑडिटर अपने एंड से जितनी कोशिश कर ले, अगर वो स्क्रैच लेवल से भी गलतियों को निकालने की कोशिश करेगा भी, तो वो पूरी तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, ट्रेस नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की एंड से ही अगर गलती हो जाए और वो मैनेजमेंट छुपाए इंटेंशनली अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, या फिर मैनेजमेंट जो है मिस्टेकनली उसे ना बताए, ऑडिटर की नॉलेज में ना डाले कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम ये एंट्री ऐसे हमने जर्नल की या कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, और ऑडिटर को देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट भी नहीं बता रहा है, तो वो एक इनहेरेंट रिस्क रहेगा ऑडिट करते टाइम।
फिर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन दे भी दे, ना भी बताए, क्योंकि उसे ये लगेगा कहीं ना कहीं कि अगर मैनेजमेंट बेसिकली ये लगेगा, ये सोच के चलेगा कि हम जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो जो सब अच्छा दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो हम पूरा अच्छे से बता दें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ भी करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यूएशन वगैरह भी बताना है तो उसको भी मैं बहुत बड़े स्केल पे बताऊं, थोड़ा एग्जैजरेट कर दूं ताकि ऑडिटर कोई गलती ना निकाल पाए। तो उसमें ऑडिटर जितना भी पूछ ले, अगर मैनेजमेंट नहीं बताएगा तो उसके थ्रू कोई भी बात ऑडिटर को, अगर कोई ट्रुथ पता लगना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोई फ्रॉड के बारे में, वीकनेस के बारे में, तो वो उसे नहीं पता चल पाएगा। उसके लिए फिर वो भले ही ओनर से, शेयर होल्डर से बात करे, स्टेक होल्डर से बात करे, लेकिन पूरे एक बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ऑपरेशंस देखने के लिए, लेकिन जितना मैनेजमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उतना शेयर होल्डर्स का नहीं रह पाता है, क्योंकि वो उनको एक चार्ज दे देते हैं कि आप संभालो कंपनी को, एक्टिविटीज देखो, कंट्रोल्स देखो, वो पूरा पूरा असाइनमेंट कर देते हैं ड्यूटीज का, तो शेयर होल्डर्स का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। तो उस केस में तो ऑडिटर परेशान हो जाएगा ना उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से मिल रही है, ना ही उसको शेयर होल्डर्स से मिल रही है, तो ये एक लिमिटेशन लग जाएगी उसके प्रोसीजर्स में। फ्रॉड के बारे में मैंने आपसे बात करी थी और ये आप लोगों को बताया भी था कि जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स भले ही बहुत इफेक्टिवली कैरी आउट करे ऑडिटर, टेस्टिंग बेसिस भी कर रहा है, सैम्पलिंग भी कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगह एक एक चीज चेक हो रही है, छोटी से छोटी चीज, मटेरियल से मटेरियल चीज भी चेक हो रही है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, फ्रेमवर्क कैसा है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है, सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी देख ली, बट तब भी कहीं ना कहीं कोई भी फॉल्स एलिमेंट एक रह जाता है जो ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, भले ही वो कितना प्रोफेशनल, भले ही वो कितना ट्रेंड क्यों ना हो। तभी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज नए नए स्टार्ट हुए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं बेसिकली ऑडिटर्स के लिए, ताकि उनको फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करते टाइम। और ऑडिट के टाइप्स में भी बहुत बड़ा इलैबोरेशन हुआ है, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट हुआ है, तो फॉरेंसिक ऑडिट में भी ऑडिटर को नई नई टेक्निक्स पता चलती हैं ऑडिट करते टाइम, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम, ठीक। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है बेसिकली ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में, वो ये बोलता है कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। Auditor is not given specific legal powers such as the power of search. अच्छा, मैं अगर इसमें बात करती हूँ तो ये इस पॉइंट का ये कहना है कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, कोई भी अगर मर्डर केस होता है, कोई भी रॉन्ग डूइंग होती है किसी भी तरह की, क्रिमिनल केस होता है जैसे, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का करना वैलिड माना जाता है, सही माना जाता है, लेकिन ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, उसे सर्च की पावर नहीं दी गई है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं दी गई है कि वो एक एक चीज खोद के निकाले। वो अपने लेवल पे मेजॉरिटी केसेस में पूरा चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, बट तब भी अगर लिमिटेशंस उसके ऑडिट में हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं वो फाइंड आउट नहीं भी कर पा रहा है, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं उतर आएगा जैसे कि एक पुलिस करती है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। उसके बाद क्या बात कह रहा है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। अच्छा, ये क्या बोलता है,
Matter of difficulty, time or cost involved is not in itself a valid basis for auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative. Appropriate planning assists in making sufficient time and resources available for the conduct of audit, and irrespective of this, the relevance of information and thereby its value tends to diminish over time. There is a balance to be struck between information and its cost. यानी कि ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को पहले ही एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितना टाइम लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने ऑडिट फीस का नाम तो सुना होगा कि जैसे कोई भी क्लाइंट, अब जैसे कहीं किसी कोई भी ऑडिट हो रहा है, ठीक है, किसी क्लाइंट का। अब क्लाइंट है कोई, मान लीजिए ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न जैसे कि गारमेंट्स का बिजनेस है उनका, ट्रेडिंग का टर्नओवर भी उनका लगभग 1 CR से ऊपर है, मान लीजिए 8 या 10 CR है पूरे फाइनेंशियल ईयर का। अब इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, टैक्स ऑडिट जिसको बोलते हैं, तो टैक्स ऑडिट चल रहा है वहाँ पे। तो अब टैक्स ऑडिट में ऑडिटर जो है, अपने CA जो है उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कंसर्न के, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सबसे पहले कितने आर्टिकल्स जाएंगे ऑडिट करने। उन्होंने देखा कि कंसर्न थोड़ी बड़ी है, बिजनेस बड़ा है, तो उन्होंने कम से कम 3 से 4 आर्टिकल्स अपॉइंट किए। ये हो गए रिसोर्सेज जैसे कि, ठीक है। उनसे कहा कि आप ऑडिट प्रोग्राम को बनाइए, ऑडिट प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप ऑडिट शुरू करिए एक बार, क्योंकि एक स्ट्रक्चर सेट हो जाता है कि ऑडिट कैसे करना है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें टाइम कितना इन्वॉल्व होगा। एक टाइम लिमिट दी जाती है ना ऑडिट करते टाइम। आप भी जैसे बैंक्स का भी ऑडिट होता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी एक टाइम लिमिट सेट होती है कि जैसे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, 5 दिन के अंदर अंदर, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, टर्नओवर अच्छा खासा है इनका साल का, ट्रांजैक्शंस काफ़ी हैं, तो इन लोगों ने डिसाइड किया, जो CAs हैं उस पर्टिकुलर फर्म के, XYZ कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया कि टाइम लिमिट जो रहेगी वो कम से कम 10 to 12 डेज रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। 13th डे पे रिपोर्ट क्रिएट होगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस निकली हैं, जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज निकली हैं, उसमें क्या क्या सॉर्टिंग हुई है, ठीक है, क्या क्या डिस्कस हुई हैं क्लाइंट के साथ, तो वो 13th डे पे बनेगी, लेकिन 10 से 12 दिन का होगा टाइमिंग। और क्लाइंट का बेसिकली जो डिस्कशन हुआ है ऑडिटर से, उसने ऑडिट फीस जो उसमें उनको बताई है, वो बताई है इस पर्टिकुलर ऑडिट की, टैक्स ऑडिट की 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस GST, ये ऑडिट फीस डिसाइड हुई है। तो जो ऑडिटर है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि टाइम लिमिट उसने डिसाइड करके दे दी है 10 से 12 दिन, आर्टिकल्स भी 3 से 4 जा रहे हैं और ऑडिट फीस भी पूरी पूरी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 आर्टिकल्स जा रहे हैं, उनका कन्विंस भी लगेगा, प्लस उनको वहाँ पे कुछ जैसे फूडिंग एंड जो भी फैसिलिटीज दी जाए वो, तो वो सब मिला के ऑडिट फीस से पूरा पूरा रिकवर हो रहा है। और हमारे को ऑडिटर ये भी कह रहा है कि हमारे को बेनिफिट भी बच रहा है। अगर हम अपने स्टाफ को भेज रहे हैं ऑडिट के लिए इतने दिन के लिए, और हम अगर वो एक्सपेंसेस भी डिडक्ट कर लें ऑडिट फीस से, तो मुझे बेनिफिट बच रहा है। तो ठीक है, ये एक बेनिफिट होना चाहिए, ये एक बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अब इसमें लिमिटेशन कैसे हम मानेंगे कि लिमिटेशन कैसे होगी, अगर हम इसमें बात करें लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन कैसे हुआ ये टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लिमिटेशन इस तरह से होगा कि अगर
मान लीजिए इसमें डेज इतने ही डिसाइड हुए हैं, 10 से 12 आर्टिकल्स, मान लीजिए 3 से 4 नहीं 2 जा रहे हैं, 2 आर्टिकल्स पहुंच रहे हैं, बाकी 2 अवेलेबल नहीं है, उनके एग्जाम्स आ गए। प्लस अब जो टाइम लग रहा है इसमें 20 से 25 डेज लग रहा है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब एक आर्टिकल ने और ज्वाइन कर लिया, 20-25 डेज लगे, फिर 10 डेज मान लो और लग गए, तो पूरा महीना प्लस नेक्स्ट मंथ के 4-5 दिन लग गए। रिपोर्टिंग हो रही है 1.5 मंथ्स लेटर, रिपोर्ट बन रही है, तो इसमें एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए ऑडिटर के। अब क्लाइंट, अब क्या हुआ इसमें कि आर्टिकल्स ने बहुत डीप लेवल पे ऑडिट कर लिया, सैम्पलिंग कम करी और एक्सटेंसिव टाइप का ऑडिट वहां पे कैरी आउट किया, तो उसमें ऑडिटर के खर्चे बढ़ गए खुद के। क्लाइंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने निकलवा ली, लेकिन खुद के ऑडिटर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसके वजह से ऑडिटर जो है अपनी ऑडिट फीस ही नहीं रिकवर कर पा रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आती है ना, ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि कम फीस में भी फिर ऑडिटर जो है क्लाइंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि हमारी फीस बढ़ाइए, क्योंकि फिर क्लाइंट तो यही कहेगा ना कि आपके आर्टिकल्स आते थे, वो हमसे ये इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे, प्रिंट आउट्स तो मेरे निकले हैं, तो ऑडिट फीस बढ़ाने की बात आप क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब बातें होती हैं, इसलिए एक टाइमलीनेस होनी चाहिए, बेनिफिट और कॉस्ट में बैलेंस होना चाहिए, यही ये पॉइंट बोलता है। ये सिचुएशन समझ आई आपको? टाइम बढ़ गया, कॉस्टिंग बढ़ी, खर्चे बढ़े ऑडिटर के, बेनिफिट कम होता गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी टाइमली नहीं हो पाई। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, बाकी मैटर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किस चीज को, बाकी मैटर्स जो कि अफेक्ट कर सकते हैं ऑडिट को, ठीक। तो ऐसे कौन से मैटर्स हैं, तो हम लोग वही देखेंगे अभी। अब इसमें जैसे फ्रॉड है, फ्रॉड वाला पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज, फ्यूचर इवेंट्स which may cause an entity to cease to be a going concern। अच्छा, फ्रॉड किसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे एक आपने हायरार्की पढ़ी होगी, टॉप लेवल बहुत इजी है ये, जिसने कॉमर्स ली है नहीं ली है, कॉमर्स जिसने ली है उसे तो पता है, चलो ठीक है, बट जिसने नहीं ली थी 11th-12th में, उसके लिए भी ये बहुत बेसिक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, ये जैसे 3 स्टेप्स हो गए, फिर इसके नीचे आ गए सुपरवाइजर्स, फिर इसके नीचे हो गए एम्प्लॉइज, ठीक। और नीचे जाओगे तो वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, अगर मैं एक कंपनी की बात कर रही हूँ, ठीक, ये कंपनी है XYZ एंड ब्रदर्स, ये कोई कंपनी है जैसे, ठीक, तो ये हायरार्की फॉलो हो रही है। अब इसमें ये जो हायरार्की फॉलो हो रही है, इसमें फ्रॉड मेनली किस लेवल पे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे फ्रॉड के, मिडिल लेवल पे। टॉप लेवल जो है ये उन लोगों से बना हुआ है जिनका कंपनी में स्टेक है, जिनका इंटरेस्ट है, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक, ये आ जाएंगे टॉप लेवल पे। ये बेसिकली डायरेक्शंस दे रहे हैं बाकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, कन्वे कर दो कि ऐसे ऐसे काम होना है। तो मिडिल लेवल में सबसे ज्यादा फ्रॉड के चांसेस रहेंगे, सीनियर मैनेजमेंट क्योंकि मिडिल लेवल ही रहेगा, वो डायरेक्टली आंसरेबल रहेगा शेयर होल्डर्स को। तो जैसे इन पे कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है, अब कोई ऑडिटर आता है, ठीक, ऑडिटर अपॉइंट होता है उस कंपनी में,
तो उसका इंटरैक्शन सबसे पहले मिडिल लेवल से होगा, लोअर लेवल से भी नहीं होगा, सबसे पहले मिडिल लेवल से होगा। और वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कंप्लीटली सच हो, तो ऑडिटर को उस पे अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मिडिल लेवल में ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड के चांसेस रहेंगे। टॉप लेवल ने जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की हो, या जो भी बजट के लिए या अप्रेजल या जो भी एक्विजिशंस होते हैं, एक्विजिशंस इन द सेंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में, या फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं कंपनी के लिए, तो उसके फंड्स टॉप लेवल ने दिए मिडिल लेवल को कि अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, किस किस असेट में पैसा लगाना है ये आप देखिए, मैंने आपको फंड्स दे दिए। फंड रेजिंग टॉप लेवल ने करी, वो दे दिया मिडिल लेवल को। अब मिडिल लेवल की जिम्मेदारी है उसे देखने की, लेकिन अगर मिडिल लेवल के माइंड में थोड़ा सा भी खुराफातीपन हुआ तो वो क्या करेंगे, वो कुछ पैसे अपने इंटरेस्ट में रख देंगे और बाकी जो है वो असेट के एक्विजिशन में लगा देंगे। से कुछ पैसे उन्होंने अपने इंटरेस्ट में चोरी छुपे सेव कर लिए और बाकी फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर लिए और टॉप लेवल को बता दिया कि हमें तो पैसे ही कम पड़ गए। तो इस तरह से फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें ऑडिटर को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा। वो मिडिल लेवल से तो बात करे ही करे, लोअर लेवल से भी थोड़ा इंटरेक्शन रखे, टॉप लेवल से भी इंटरेक्शन रखे, सुपरवाइजर से भी रखे, अगर ज़रूरत पड़े तो एम्प्लॉय से भी करे। अगर वो हर लेवल का देख के चलेगा ना, तभी वो कंपनी के ऑडिट में ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट हो रही है नहीं हो रही है, ये अच्छे से वो एग्जामिन कर पाएगा कि कंपनी में सारी जितनी भी ऑपरेशंस छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे रिलेटेड पार्टी में क्या हो सकता है, अगर बात की जाए तो रिलेटेड पार्टी का एग्जाम्पल ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंपनी है एबीसी एंड ब्रदर्स करके एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें जो है कम से कम, अब जैसे ए बी सी डी ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक, टॉप लेवल पे हो गए। ए जो है वो, अब ये पूरी फैमिली मेंबर्स हैं, ये फादर है, बी मदर है, ये सन है और ये है डॉटर, ठीक। अब इसमें दो शेयर होल्डर्स और जुड़ जाते, ई और एफ। ई सन इन लॉ हो गया, ठीक है, और एफ हो गया एक, मान लीजिए ब्रदर इन लॉ। तो सारे तो फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं इसमें, एक भी कोई एक्सटर्नल पर्सन है नहीं, सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो अब क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स हैं, यहां पे ऑडिटर को ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स अपना इंटरेस्ट तो नहीं देख रहे हैं, कंपनी का जो भी मोटिव है, कंपनी के जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी उसके लिए काम कर रही है कि नहीं, इस पे ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मान लीजिए अगर ये, अब ये मैंने एग्जांपल जो दिया ये तो प्राइवेट का था, लेकिन अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो फिर तो उसमें जितने भी रिलेटेड पर्सन्स जुड़े हैं वो अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे, कंपनी का जो मोटिव है उसकी तरफ हो सकता है ना ध्यान दें। और जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए ए ने इसमें ई को कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया और दिखा दिया कि मैंने लोन एडवांस किया है, ठीक। फिर बी ने कोई अमाउंट ट्रांसफर किया एफ को और लिखा कि हमने इनसे गुड्स परचेज करे हैं,
ठीक है, ऐसे करके ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हैं, अपने में ही रिलेटेड पार्टी में ही दिखा रहे हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, कहीं इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ब्लैक मनी तो सर्कुलेट नहीं हो रहा है इनका, कि बुक्स में तो ये एंट्री दिखा रहे हैं साफ साफ, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है। या अमाउंट ब्रेक कर करके ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं 40,000 करके ब्रेक कर करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसे करके ऑडिटर को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये एक फिक्टिशियस कंपनी बनाई गई हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो अपने फैमिली मेंबर्स में, कि ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। इसके अलावा पॉइंट क्या कहता है, इसके अलावा पॉइंट ये कहता है, जो कि लिमिटेशन में आता है ऑडिट की, कि लॉज और रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, ठीक है, पीएफ का एक्ट है, इन सबको फॉलो किया नहीं जा रहा है, और फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो उन पर्टिकुलर एक्ट्स को कंप्लाई करने चाहिए, जैसे बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी है, तो वो फॉलो भी नहीं हो रहे हैं और वर्कर से काम करवाया जा रहा है। तो इन एक्ट्स की नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए, तभी तो वो देख पाएगा ना कि फैक्ट्री में हाँ इतने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, 20, जैसे किसी किसी में लिमिट होती है 20 से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें उनका स्पेसिफिक पीएफ ईएसआई अकाउंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे जैसे पर्टिकुलर एक्ट्स आप लोगों ने लॉ में पढ़े होंगे। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे कंडीशंस तो नहीं आ सकते हैं कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए कंपनी के लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, पुराने क्रेडिटर्स हैं जो कंपनी के रिटन ऑफ किए हुए हैं, कंपनी पैसा चुका नहीं पाई, बैड डेट्स हो गया, और पता नहीं कैसे उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। तो उसके लिए ऑडिटर को क्रेडिटर से बात करनी पड़ेगी, पुराने क्रेडिटर्स से। या बहुत सारे डेटर्स ऐसे हैं जिनसे पैसा अभी तक नहीं आया, 3 साल से ऊपर हो गए और अमाउंट रियलाइज नहीं हो पा रहा है, ना अमाउंट रियलाइज हो पा रहा है ना सेटल हो पा रहा है। तो ये कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन ले आता है कि क्या कंपनी 10 साल 15 साल की अगर हम बात करें तो क्या कंपनी ऐसे चल पाएगी? अगर मार्केट में कंपनी का पैसा फंसा है, उसे ना तो मिल रहा है और ना ही वो रीपे कर पा रहा है, ना वो सेटल कर पा रहा है अपने क्रेडिटर्स को, तो इससे तो कंपनी बंद हो सकती है। तो ये फैक्टर्स ऑडिटर को लेके चलने पड़ेंगे। अब इसमें जैसे एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन में जैसे एक कंपनी है MNO लिमिटेड, उसने ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दीजिए, हमारी 10 ब्रांचेस हैं दिल्ली में, और ये कंफर्म करिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, मतलब उसमें कोई फ्रॉड या एरर नहीं है। तो इसमें ऑडिटर क्या बोलेगा? जो ऑडिटर की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी कि कंप्लीट 100% पॉजिटिव अफर्मेशन तो ऑडिटर नहीं दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो इसमें आंसर यही लिखा है कि ऑडिटर इज नॉट expected to and cannot reduce audit risk to zero and therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatements। क्योंकि इसमें एक सबसे मेन चीज तो यही लिखनी है कि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट व्हिच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑन व्हिच द ऑडिटर ड्रॉज कंक्लूजंस एंड बेसिस द ऑडिटर्स ओपिनियंस बीइंग persuasive rather than conclusive। तो ये लाइन इसमें लिखी हुई है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो इसमें बेसिकली हमें यही कोट करना है, मेंशन करना है कि ऑडिटर पूरी तरह से अश्योरेंस नहीं दे सकता है क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की जो एविडेंस को अफेक्ट करती हैं।
और बेसिस को भी अफेक्ट करती हैं जिस पे ऑडिट अपना ओपिनियन देता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। और वो कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं दे सकता है। कंक्लूसिव यानी कि ऐसा ओपिनियन जिसमें कोई डाउट ही ना हो, कंप्लीट, फ्री, कंप्लीट, टू द पॉइंट, ऐसा ओपिनियन जिसमें कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसा ओपिनियन ऑडिटर नहीं दे सकता है। तो वही लाइन इसमें लिखी है कि सीए ऐसा अश्योरेंस उस कंपनी को नहीं दे सकता है अपनी उसकी ब्रांचेस को लेके कि वो कंप्लीटली कंक्लूसिव हो, ऐसा नहीं हो सकता है। परसुएसिव हो सकता है। परसुएसिव यानी कि जैसे अगर आप किसी को कन्विंस करते हो, कन्विंसिंग हो सकता है कि हाँ, ऑडिटर की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। कन्विंसिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डाउट से कंप्लीटली फ्री हो। ठीक, तो ये थी इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक और इलस्ट्रेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। हम धीरे धीरे, क्योंकि अपने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, तो साथ साथ इलस्ट्रेशंस भी देखते रहेंगे। तो हमारा ये वाला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस आपको इस टैबुलर फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आपको जैसे शॉर्ट रिव्यू करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका क्या बोलता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है DNF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ श्री गारमेंट्स। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16। After the completion of audit, there was found material misstatement due to fraud in financial statements which were not noticed and reported by auditor। यानी कि ऑडिट होने के बाद मिसस्टेटमेंट्स मिली हैं फ्रॉड की वजह से। अब मैनेजमेंट ये एक आरोप लगाता है कि ये ऑडिटर की गलती है। मैनेजमेंट जो है वो ब्लेम किस पे कर रहा है, ऑडिटर पे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क। अब अच्छा, इसमें हमें इनहेरेंट रिस्क के बारे में बोलना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एक अनअवॉइडेबल रिस्क है दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ financial statements may not be detected even though audit is properly planned and performed according to SAs. Accordingly, subsequent discovery of a material misstatement of financial statement resulting from fraud or error does not by itself indicate a failure to conduct an audit। यानी कि अगर बाद में कोई मिसस्टेटमेंट ऐसे पता चल रही है फ्रॉड या एरर की वजह से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट जो है बेकार तरीके से किया है, गलत तरीके से किया गया है। However, inherent limitations of audit are not a justification for the auditor to be satisfied with less than persuasive audit evidence। भले ही inherent limitations रहती हैं ऑडिट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर जो है लेस कन्विंसिंग आंसर दे या अपना ओपिनियन दे या लेस कन्विंसिंग अपना एविडेंस एक्सट्रैक्ट करे कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से। Whether the auditor has performed an audit in accordance with SAs is determined by audit procedures performed in circumstances. Sufficiency and appropriateness of the audit evidence obtained as a result thereof and the suitability of the auditor's report based on an evaluation of that evidence in light of overall objectives of auditor। अब आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज समझिए। अब जैसे इसमें बोला जा रहा है ना कि कमेंट करना है, इस पर्टिकुलर आपको एक केस स्टडी दे दी और उस पर आपको कहा जा रहा है कि आप कमेंट करिए। तो कमेंट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है कि आपके हिसाब से क्या है। आप अपना व्यू पॉइंट ये रखोगे कन्विंसिंग तरीके से कि भले ही ऑडिट में लिमिटेशंस हैं, बट एक रिस्क रहता है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड या एरर से फ्री नहीं होती है, भले ही ऑडिट कितना अच्छे से प्लान क्यों ना किया गया हो। बट अगर सब्सिक्वेंटली कोई डिस्कवरी हो रही है मिसस्टेटमेंट की जो कि फ्रॉड या एरर की वजह से है,
This does not mean that there was a failure to conduct an audit in accordance with SAs. भले inherent limitations रहती हैं, but still they are not a justification. एक auditor के लिए वो इस चीज का justification नहीं है कि वो inherent limitations का एक बहाना बना के less convincing opinion दे या less convincing evidence state करे. ऑडिटर ने अगर ऑडिट परफॉर्म किया है एसएस के अकॉर्डिंग विच इज डिटर्मिन्ड बाय ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब प्रोसीजर्स भी अपने देखे, एसएस एएस सब देखे, और जो भी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस है ऑडिट एविडेंस की, जो भी कंप्लीटनेस है ऑडिट एविडेंस की, जो भी ऑब्टेन हुआ है एज अ रिजल्ट, ठीक है, एंड द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ दैट एविडेंस. यानी कि ऑडिट रिपोर्ट जो बोल रही है, जो कन्वे कर रही है, जो किस पे बेस्ड है, एविडेंस के एनालिसिस पे, जो प्रूफ्स निकले हैं उनको एनालाइज किया ऑडिटर ने, और उसके बाद जो ऑडिटर रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दिया, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. Whether the auditor has performed an audit in accordance with SAs is determined by audit procedures performed in circumstances, sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained as a result thereof. जो भी completeness होती है एविडेंस की जो निकल के आता है, और ऑडिट रिपोर्ट की जो सूटेबिलिटी होती है, वो किस पे बेस करती है? वो बेस करती है जो भी हमें प्रूफ्स मिले, प्रूफ्स को जो भी एनालिसिस हुआ वो उस पे बेस करती है, ठीक है. जो भी एविडेंसेस हैं जिनका इवैल्यूएशन हुआ उस पे बेस करती है एक ऑडिट रिपोर्ट की कंप्लीटनेस, एक ऑडिट एविडेंस जो उसमें मेंशन होता है उसकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस. तो ये आंसर इसमें कोट किया इंस्टीट्यूट ने. इस तरह से ही आपको कमेंट करना है वहां पर भी एग्जाम में, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इसके अलावा क्या पॉइंट है? तो एक तरह से आपको इसमें जैसे ये इलस्ट्रेशन है, अगर ये केस स्टडी पूछी जाती है तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि मैनेजमेंट अगर ब्लेम लगा रहा है तो मैनेजमेंट ब्लेम नहीं लगा सकता है, इसमें ऑडिटर की क्या गलती है. या जैसे कई लोग अगेंस्ट में हैं ऑडिटर के, तो वो कह रहे हैं कि ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया सही से और मैनेजमेंट सही ब्लेम लगा रहा है, मैनेजमेंट सही एलिगेशन लगा रहा है. तो इन दिस वे यू डोंट हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. This is not the way that you will be presenting, you will be, writing in your exams. Because the institute wants you to present your answer in such a way which, after reading, the examiner is satisfied that yes, this is the language which I was expecting, and this kind of language is already given in your modules, जिसको पढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ हमें आंसर ऐसे ही लिखना है. जो भी आंसर्स लिखे जाते हैं उसमें यस या नो का जस्टिफिकेशन नहीं होता है, चाहे वो कमेंट वाले आंसर्स हो, केस स्टडी हो, कमेंट हो, या अगर सिंपली कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि आप या तो यस मतलब आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कि इसमें या तो यस में रिप्लाई दें या नो में, तो ऐसे आंसर्स नहीं रहेंगे. आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ेगा आंसर करते टाइम, दोनों सिचुएशंस को बताना पड़ेगा. जैसे इस आंसर में प्रेजेंट किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है. मतलब एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, जिसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड या एरर से फ्री नहीं हो सकती, कंक्लूसिव नहीं हो सकती. दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि इनहेरेंट लिमिटेशन जरूर है, लेकिन ये ऑडिटर को एक बहाना या एक्सक्यूज नहीं दे रही है कि ऑडिटर जो है वो अपने ओपिनियन में किसी भी तरह का फ्लॉ रखे या एविडेंस ना ट्रेस आउट कर पाए या लेस कन्विंसिंग ऑडिट एविडेंस निकाले. तो दोनों बातें रख दी आपने, दोनों की कंडीशंस दोनों को देखते हुए, मतलब ऑडिटर के पार्ट पे भी आपने बात करी, मैनेजमेंट के पार्ट पे भी बात करी, और ये भी साथ में लिख दिया कि ऑडिट भले ही
एसेज के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है, लेकिन ऑडिट एविडेंस कंप्लीट और एडिक्वेट तभी माना जाता है जब उसको इवैल्यूएट करके लिखा गया है, ओपिनियन अपना उसके फॉर्म पे ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है ऑडिट रिपोर्ट पे। तो ये है वो सोल्यूशन। अब इसके बाद किस बारे में बात हो रही है? रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। यानी कि ऑडिटिंग की फील्ड ऐसी है जो जुड़ी हुई है बाकी फील्ड से भी, उस बारे में बात करिए। जैसे अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस बारे में बात की गई है इस पर्टिकुलर यूनिट में। अभी देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें यही सब बातें होंगी, इंट्रोडक्टरी लेवल है पूरा। उसके बाद मेन आपका ऑडिट स्टार्ट होगा कि जैसे किसी पर्टिकुलर बैंक ऑडिट कैसे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसे होगा, स्टॉक एक्सचेंज का कैसे होगा, ट्रस्ट का कैसे होगा, ये सब चीजें आप फिर फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। ठीक, तो अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें बाकी डिसिप्लिन से, तो क्या बोलता है मॉड्यूल, क्या बोलता है? सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? इट हैज बीन पॉइंटेड कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, ऑडिटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करता है, ठीक, पूरे प्रोसेस को देखता है, अकाउंटिंग प्रोसेस को भी देखता है। ठीक है, कैसे? देखिए हम अकाउंटिंग तो करते ही हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी, मान लीजिए मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं वहां पे अकाउंटिंग करती हूँ, मैं खुद ही ओनर हूँ और मैं खुद ही अकाउंट्स मैनेज करती हूँ। अब मेरा जो सीए है वो ऑडिट करता है उन अकाउंट्स को, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो रिव्यू करेगा ही करेगा, प्रोसेस भी देखेगा कि मैं कैसा प्रोसेस मैं अडॉप्ट कर रही हूँ अकाउंटिंग करते टाइम, मेथड्स कौन से लगा रही हूँ, पॉलिसीज कौन से यूज कर रही हूँ। तो ऑडिटर को दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की भी और ऑडिट कैसे करना है। दैट इज वाई ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, क्योंकि सबसे पहले भले ही वो एंटरप्राइज को एक क्लोज लुक देगा, ग्लिम्स लेगा, एक बार देखेगा चारों तरफ कि हाँ ये फिक्स्ड असेट्स अटैच्ड हैं और ये स्टॉक है, एक नज़र डालेगा, उसे उस पर आइडिया मिलेगा कितनी बड़ी एंटरप्राइज है, किस तरह का वर्क है, नेचर क्या है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो उसकी नज़र मेन जाएगी ना, जब वो देखेगा, जब ऑडिट कर रहा है कोई भी, मान लीजिए ये एक ऑडिटर है एक्स, ठीक, वो एक एंटरप्राइज में घुसा, एबीसीएन कंपनी में, ये एक प्रोप्राइटरशिप है मान लीजिए, पार्टनरशिप ही है, ठीक है। तो इसमें उसने चारों तरफ अपना एनालाइज किया, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सब कुछ देखे, स्टॉक वगैरह देखा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले उसने ट्रायल बैलेंस उठाया, उसी से ही उसको आधा ज्ञान तो वहीं मिल जाएगा कि क्या एंट्रीज हैं। अच्छा, ओपनिंग से कंपैरिजन कर लेगा, ट्रेंड एनालाइज कर लेगा, फिर धीरे धीरे और अंदर जाएगा, एंट्रीज देखेगा खोल खोल के टैली पे, वाउचर से कंपेयर करेगा। तभी इसमें बोला जाता है कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों ही इंटर रिलेटेड है। तो ऑडिटर को सबसे पहले ऑडिट तो करना आना ही चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो अकाउंटिंग मेथड्स, पॉलिसीज लगी हैं, उनका ज्ञान भी होना जरूरी है, तभी वो लिंक कर पाएगा, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर पाएगा। ठीक, तो ये है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। इसके अलावा ऑडिटिंग एंड लॉ क्या बोलता है? अच्छा, ऑडिट तो हम करने बैठ गए, ठीक है, ऑडिट हम करने बैठ गए, लेकिन अब मान लीजिए कंपनीज का ही ऑडिट है, लेकिन हमें कंपनीज एक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम ऑडिट कैसे करेंगे? या मान लीजिए हम ऑडिट कर रहे हैं और हमें फैक्ट्री का जैसे ऑडिट करना है, और उसमें हमें फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं, बोनस ग्रेचुटी एक्ट होते हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, बट हमें नॉलेज नहीं है।
इनकम टैक्स का ऑडिट कर रहे हैं बट टैक्सेशन लॉज ही नहीं पता है, तो हाउ विल आई प्रोसीड विद द ऑडिट, विद द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गुड नॉलेज होनी चाहिए। जीएसटी ऑडिट कर रहे हैं तो जीएसटी लॉ माइंड में बैठा होना चाहिए ना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब भी तो ऑडिट कर पाएंगे। आज हम जीएसटीआर 3B फाइल, जैसे मेरे क्लाइंट का हुआ जीएसटीआर 1 फाइल हुआ, अब मैं 1 साल के पूरे लेके बैठी हूँ 3B और 1, उसमें मैंने पूरे एक एक रिटर्न को एनालाइज किया, मैंने कहा सब ठीक है। लेकिन सही ऑडिटर कौन होगा? सही ऑडिटर वो होगा जो एक एक रिटर्न में देखेगा कि जिस हेड में टर्नओवर शो होना चाहिए, जिस हेड में रिवर्स चार्ज शो होना चाहिए, वो वहां शो हो रहा है कि नहीं, आईटीसी जहां शो होना चाहिए वो वहां शो हो रहा है कि नहीं, टैक्स सही कैलकुलेट होके पे हुआ है कि नहीं, पेनल्टी जो जीएसटी ने और लेट फीस जो प्रिस्क्राइब करी है जिस जीएसटी काउंसिल ने, जिसके ऊपर अभी नोटिफिकेशन भी आया था लेट फीस और पेनल्टीज को लेके, इंटरेस्ट को लेके, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है उनके, क्योंकि रिटर्न्स लेट फाइल हो रहे हैं। तो इसके लिए तो मेरे को जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ऑडिट हो पाएगा। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जैसे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टर्म्स होते हैं, मैक्रो यानी कि जो वाइडर टर्म पे अगर देखा जाए, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, सीपीटी में सबने देखा है, ठीक? तो उसमें जैसे कि प्राइस क्या कोट किया जा रहा है कंपनी में, प्राइस पॉलिसी क्या है और वो कैसे मार्केट में फिट बैठ रही है, स्टेबलाइज्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लो प्राइस कोट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी आ रही है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक? तो ये चीज़ इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइस का रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक? और अगर हम बात करें ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, तो ये क्या बोलता है? बिहेवियरल साइंस मतलब, बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या हुआ? ऑडिटर को फाइनेंशियल टर्म्स तो देखने ही होते हैं, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स भी देखने होंगे, और वो तभी देख पाएगा जब उसे नॉलेज होगी। ऑडिट की तो नॉलेज है ही है, फिगर्स को एक बार पढ़ के समझ आ जाना, ट्रेस कर लेना, फिगर आउट कर लेना कि इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, या पर्टिकुलरली इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या ये एंट्री गलत हुई है, या ये पॉलिसी गलत फॉलो हुई है, या यहाँ पे एएस नहीं लगा है, वो ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स हो गए। बट नॉन फाइनेंशियल टर्म्स जैसे लोगों से जितना इंटरेक्शन करेगा ऑडिटर, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, लोगों को जानेगा। जैसे जैसे आप जितने भी लोग से इंटरैक्ट करते हो, क्योंकि सीए एक ऐसा प्रोफेशन है ना, इसमें इंटरैक्शन बहुत इन्वॉल्व होगा, चाहे आप प्रैक्टिस करो, चाहे आप इंडस्ट्री में रहो, चाहे आप टीचिंग में जाओ, कहीं भी जाओ। तो like as and when you will start interacting with people, you will come to know about them, how do they react in situations, what are their point of views regarding a particular situation, ठीक है? And in this case, if I talk about behavioral science, then if an auditor is interacting with management, because see what will happen, before starting an audit he'll definitely ask too many questions from management, ठीक है? So he'll come to know, in that case gradually when he'll be gaining experience, I'm talking about the auditor, he'll come to know about the management's way of talking, he'll also come to know whether he is hiding something or not। ये थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट ऑडिटर के अंदर डेवलप होने लगता है जैसे जैसे वो ऑडिट करता है, उसकी बातों से क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, मान लीजिए ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, उसको कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई,
स्टॉक टेकिंग को लेके डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रहा है, जीएसटी की लेट फीस भी नहीं पे हो रही है। फिर उधर से वो देखेगा कैश, मान लो कैश मैनेजमेंट बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, तो उसने मैनेजमेंट से बात की, तो वो बहुत ही कूल वे में उसने आंसर किया कि नहीं नहीं सब ठीक है। तो वो समझ गया कि हाँ मैनेजमेंट बहुत केयरलेस है, वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। ये चीज उसके फेस पे समझ आ गई जैसे उसने इंटरैक्शन किया। तो ये है बिहेवियरल साइंस कि अब कैसे हमें मैनेजमेंट से उगलवाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो रही हैं और आप मानने को तैयार नहीं हो। तो ये सब चीजें ऑडिटर सीख जाता है ऑडिट करते करते। ठीक है, ऑनेस्ट कौन से लोग हैं, कौन से लोग हिपोक्रेट हैं, ये बहुत अच्छे से समझता है ऑडिटर। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? इसके अलावा है जैसे ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, सैम्पलिंग हो गई। तो ये सब चीजें ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए ऑडिट करते टाइम। जैसे कि इन्वेंटरीज के वेरिफिकेशन के टाइम पे मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, या बहुत सारे स्टॉक आइटम्स, वही बात हो गई, इन्वेंट्री की बात हो गई। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स जो मैंने आपको बहुत पहले एक्सप्लेन भी किए थे कुछ इससे पहले वाली क्लास में। जैसे कैश का मूवमेंट होता है, इनफ्लो आउटफ्लो, तो उसका कैसे मेंटेनेंस चल रहा है, कौन कर रहा है, एक ही पर्सन असाइन है कि 2-3 पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई है, तो वो चीजें। फिर ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग क्या बोलता है? ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, अगर जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंप्यूटर्स में ही मेनली अपना डेटा मेंटेन करती हैं। आज के टाइम पे जब सब ही इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पेपर का बहुत लेस यूज होता है, तो वो अपने सारे जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ईआरपीस चलते हैं, एसएपीस चलते हैं, तो वो ऑनलाइन अपना डेटा मेंटेन करते हैं और फिर रिपोर्ट्स भी उनकी ऑनलाइन जनरेट होती है। तो ऑडिटर को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन सारी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उनको समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए ऑडिट करते टाइम, और रिपोर्ट्स जनरेट कर पाए। तो इतनी नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, तभी आजकल ऑडिटर के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज भी आने लगे हैं आईटी से रिलेटेड। आईटी एक्सपर्ट अलग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑडिटर को आईटी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडिटर जो है, अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा ईआरपी यूज हो रहा है, तो वो उसे समझ पाए। जैसे आप लोग के आईपीसीसी में भी चैप्टर फाइनल में भी जैसे हुआ करता था इसका, ठीक है, और आईटी अभी भी है, तो वो इसीलिए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? अब देखिए, आप लोगों के अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक भी है, चैप्टर है सॉरी, और फाइनल में भी है एसएफएम करके, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली बात करता है जैसे मान लीजिए दो प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट है आपका, उसके एक एग्जाम्पल मैं दे दे रही हूँ, चाहे से तो समझ आएगा नहीं। एक क्लाइंट है एबीसी, उसको 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। वो आपके पास आया, ए और बी दो जगह उसको जो है इन्वेस्ट करना है, बहुत लेमन टर्म में मैं बता रही हूँ। तो अब वो पूछ रहा है कि दोनों में जिसमें बेनिफिट मैक्स होगा मुझे वही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो उसने सीए से कहा कि आप दोनों का कैश फ्लो निकालो, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो मुझे उससे आइडिया लग जाएगा। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सीए को फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और फाइनेंस की नॉलेज तभी होगी जब उसने पढ़ा होगा,
जैसे कि इसमें यहाँ पे यूज हुआ है कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग। ये एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ ये कैपिटल बजटिंग का है। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस फिक्स्ड असेट को खरीदना है, इसके लिए फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी कंपनी में मुझे निकालना है कि इनका लिक्विडिटी चेक करना है, तो लिक्विडिटी से रिलेटेड जितने भी रेशियोज होते हैं, क्विक रेशियो हो गया, ठीक, कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो बताते हैं, या डेट एनालाइज करना है, कितने लोन ले रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो डेट इक्विटी रेशियो मैंने निकाला। तो ये सब चीजें तभी आ पाएंगी ना जब फाइनेंस की नॉलेज होगी, और इसीलिए ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। और रही बात लास्ट पार्ट की, ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, तो इसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है प्रोडक्ट्स की। जो जो प्रोडक्ट्स किसी फैक्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जैसे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसमें बाय प्रोडक्ट्स भी निकल के आते हैं, उसमें कुछ स्क्रैप भी निकल के आता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है, पूरी कॉस्ट शीट बनती है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अकाउंटिंग, जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए, अब कोई डेयरी यूनिट है, ठीक है, उनका मेन जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या डेयरी छोड़ते हैं हम लोग, बात करते हैं जैसे, हाँ, जैसे मैं अगर बात करूं डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो इसमें जैसे तो अगर मैं बात करूं डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, ठीक, तो इसमें हम जैसे अगर देखें मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है मेनली, ठीक, तो मिल्क का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन साथ में अगर चीज भी बन रहा है, ठीक है, बटर मिल्क का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो इन सब चीजों में बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि निकल के आ रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स का अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी नॉलेज ऑडिटर को होनी चाहिए, ठीक। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ऑडिटिंग के साथ इनका मेजर रिलेशनशिप है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया आपसे, ठीक। ये जैसे इस एग्जाम्पल में ये जो है ये बाय प्रोडक्ट्स हो गए, ये हो गए बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स जैसे कि जो सिंगल प्रोडक्शन में निकल के आ रहे हैं, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो इसमें हेल्प करते हैं जब हम ऑडिटिंग एंड बाकी सब फैक्टर्स को अगर कंसिडर करें जिनका ऑडिटिंग के साथ मेजर रिलेशनशिप है, तो ऑडिटिंग के साथ उनको बाकी चीजों की भी ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी प्रोडक्शन की बात हुई, इकोनॉमिक्स की बात हुई, मैथ्स की बात हुई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हुई, अकाउंट्स की बात हुई, तो ये सब चीजें, ठीक। अब इसमें क्या है कि एक हमारे बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स पहले सेटअप हुआ था, और उन्होंने इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। तो उनका क्या रोल रहता है ऑडिट में, और बेसिकली इस पे पूरा टॉपिक है एक, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड का क्या रोल रहता है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस किए टॉपिक्स वो इनहेरेंट लिमिटेशंस पे बात करी है, कुछ रिलेशनशिप पे बात करी है ऑडिटिंग की जैसे बाकी डिसिप्लिन से, कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए हैं, ठीक। तो अगर कोई कंफ्यूजन लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेजें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share the video and do subscribe my channel. Press the bell icon for latest updates and also follow me on Instagram by the name CA Jyoti Tutorials. बाकी अगर कोई confusion हो तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद रोल पढ़ेंगे, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड का, और उसके अलावा बाकी टॉपिक्स टेकअप करेंगे। ठीक, थैंक यू।